स्वागत है दोस्त आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट टेक्निकल में। दोस्तों आज हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे और उसका रिव्यू करेंगे जिसमें आप मात्र 250 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये अभी रिसेंटली एसबीआई एमएफ की तरफ से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, क्योंकि पहले आप इस फंड के अंदर 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते थे, लेकिन अब आप मात्र 250 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप कंटिन्यू इसके अंदर 250 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी करते रहते हैं तो इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बिहाफ पर अगर हम इसकी कैलकुलेशन करके देखें तो मात्र 250 रुपये का निवेश आपको 24 लाख रुपए का फंड इकट्ठा करा सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है और ये फ़ंड स्पेसिफिकली किन लोगों के लिए बेस्ट है, इसका रिस्क एपेटाइट क्या है और इसकी पूरी कैलकुलेशन और कैसे आप इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं, सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस फंड की बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो रिस्क का लेवल है वो मॉडरेट टू हाई है। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिस्क लेवल हाई होता है, कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिस्क लेवल वेरी हाई होता है, और कुछ के अंदर मॉडरेट होता है, कुछ के अंदर मीडियम रिस्क होता है और कुछ के अंदर लो रिस्क होता है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड मॉडरेट टू हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड है। एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, जिसके अंदर जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसका कुछ हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, और कुछ हमारे पैसे का हिस्सा डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स होते हैं और वहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट हमें फिक्स रिटर्न मिल जाते हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वहीं जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या शेयर मार्केट है उसके अंदर रिस्क लेवल ज़्यादा होता है। अब इसमें दोनों ही जगह पर हमारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब बात ये निकल कर आती है कि ये फ़ंड किन लोगों के लिए सबसे बेहतर है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट से हाई की तरफ है, यानी आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और आप रिटर्न भी ज़्यादा पाना चाहते हैं, देन आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आपका व्यू 5 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव सहने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर भी इसके एक हिस्से को, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके एक हिस्से को शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये फ़ंड उन लोगों के लिए भी अच्छा है अगर आप इक्विटी में सीधा निवेश करने से मान लो डर रहे हैं, या शेयर मार्केट वाले जो म्यूचुअल फंड हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो भी ये फ़ंड आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसका एक हिस्सा जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर, बॉन्ड्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों चाहते हैं अपने पैसे पर, तो आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फ़ंड उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है अगर आप कम रिस्क वाले म्यूचुअल फ़ंड को तलाश रहे हैं, यानी आपके पैसे पर किसी भी तरह का कोई रिस्क ना रहे, तो फिर यह आपके लिए सही नहीं है ये फ़ंड। फिर आपको फिक्स डिपॉजिट या जो डिफेंसिव डेट फंड्स होते हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसों की ज़रूरत है तो भी आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो एटलीस्ट 5 साल का आपका व्यू होना चाहिए। अगर आप गारंटीड रिटर्न चाहते हैं तो भी ये फ़ंड आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पैसे का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट किया जाता है और शेयर मार्केट में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। तो जो गारंटीड रिटर्न चाहते हैं उनके लिए भी ये फ़ंड बेस्ट नहीं है। ओवरऑल ये फ़ंड उन लोगों के लिए बेहतर है जो मॉडरेट टू हाई रिस्क लेना चाहते हैं, यानी जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा है, जो रिस्क लेना चाहते हैं और शेयर मार्केट से रिलेटेड रिटर्न्स चाहते हैं। तो और आपका व्यू अगर 5 साल या उससे ज़्यादा का है, देन आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस फंड की अगर मैं आपको कुछ एक बेसिक जानकारी दूं तो इस फंड का जो फंड साइज़ है वो 33,308 करोड़ का है, यानी इस फंड के अंदर लोगों ने 33,308 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर अगर हम इक्विटी, कैश और डेट का बैलेंस देखें तो शेयर मार्केट के अंदर हमारे पैसे का 42.5% इन्वेस्ट किया जाता है, कैश के रूप में 26.6% पैसा रिजर्व रखा जाता है, और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 25.8% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। इस फंड के अंदर
अगर हम इसके एक्सपेंस रेशो की बात करें तो वो 0.69% है, यानी पूरे साल में अगर आपका 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया है तो 690 रुपये एक्सपेंस रेशो के रूप में या खर्चे के रूप में आपसे ले लिए जाएंगे। और शॉर्ट टर्म में जैसा आप जानते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्स भी होता है, तो अगर आप 1 साल या उससे पहले पैसा निकाल लेते हैं इस फंड के अंदर से तो आपको 20% का टैक्स देना होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल के बाद में 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा, और वो भी 1,25,000 रुपये से ऊपर का जो रिटर्न अमाउंट है उसके ऊपर ही लगता है। अगर आपका रिटर्न 1,25,000 रुपये से कम है तो फिर आपको टैक्स देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों ये इसकी बेसिक जानकारी होगी। अब मान लो हम इसके अंदर 250 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, और ये जैसे हमने अभी देखा है इसके जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं 2021 से अभी तक के वो 11.94% है, तो लगभग 12% के रिटर्न है। तो 12% रिटर्न के अकॉर्डिंग भी अगर हम ये एज्यूम करें कि आगे आने वाले टाइम में हमें 12% के रिटर्न ही प्रोवाइड करा कर देता रहेगा, देन उस केस में अगर हम 250 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते रहें अगले 40 साल तक, अगर आज आपकी एज 20 साल है और आप रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फंड के अंदर 250 रुपये हर महीने बचाते रहते हैं, तो यही अमाउंट हमारा बढ़कर 24,48,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि अगले 40 सालों में 250 रुपये प्रति मंथ के इन्वेस्टमेंट से 1,20,000 रुपये का कुल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, और 23,28,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिलेंगे 12% के हिसाब से, और फाइनल हमारे फ़ंड की वैल्यू 24,48,000 रुपये हो चुकी होगी। अब अगर इसी अमाउंट को बढ़ाकर हम मान लीजिए 500 रुपीज़ कर देते हैं, तो अब हमारे रिटर्न की जो टोटल वैल्यू होगी वो 48,96,000 रुपये होगी। इसी इन्वेस्टमेंट को अगर हम बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति मंथ कर देते हैं तो यही हमारा जो फाइनल अमाउंट होगा वो 1,46,00,000 रुपये का होगा, अगर ये 12% के कंसिस्टेंट रिटर्न आगे आने वाले टाइम में 40 सालों तक हमें प्रोवाइड कराता रहता है। तो ये फ़ंड उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो एक छोटा सा अमाउंट अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और कम रिस्क लेकर एकदम बढ़िया रिटर्न पाना चाहते हैं, शेयर मार्केट से लिंक्ड रिटर्न्स पाना चाहते हैं, तो ये फ़ंड उनके लिए सबसे बेस्ट है। अब बात ये आती है कि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो इन्वेस्टमेंट करने के भी अलग अलग तरीके हैं, या तो आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो डायरेक्ट भी एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को खुद से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके या एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर केवाईसी करने के बाद में खुद से कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही लिंक अवेलेबल हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो किसी भी म्यूचुअल फ़ंड को अच्छे से समझकर या आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से और एडवाइस लेने के बाद में ही करें। ज़्यादातर लोग अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी वीडियो को देखकर या किसी म्यूचुअल फ़ंड के जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं सिर्फ उनको देखकर ही अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर देते हैं, और बाद में कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन उनकी होती हैं इन्वेस्टमेंट से पहले उसके अकॉर्डिंग वो म्यूचुअल फ़ंड रिटर्न नहीं दे पाता, तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रिंसिपल अमाउंट है या जो उनका इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो रिस्क आपको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इससे रिलेवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।